और सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। गुजरात इन्वेस्टर समिट को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। वाहन स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए निवेश आमंत्रित करने के इरादे से गुजरात सरकार ने इसका आयोजन किया। इसमें निवेशकों को वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया। पीएम का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक अहम कदम है। पीएम ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में कहा कि ये नीति ऑटो सेक्टर और मोबिलिटी को नई पहचान देगी। इससे समाज के हर वर्ग पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को, अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की, सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। प्रधानमंत्री ने इस नीति के कारण आम लोगों को होने वाले कुछ महत्वपूर्ण फायदे भी बताए। इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। शायद सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियां, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी को प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के अनुकूल बताया है। एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश ये है
कि विकास को हम सस्टेनेबल बनाएं, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारत को अपने हित में, अपने नागरिकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी है। इसी सोच के साथ बीते सालों में एनर्जी सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ है। सोलर और विंड पावर हो या फिर बायोफ्यूल, आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है। इस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि एथेनॉल, हाइड्रोजन फ्यूल या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सरकार की प्राथमिकताएं हैं और इस दिशा में उद्योगों को भी अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर स्तर पर व्यापक काम कर रही है। इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। गुजरात के इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई स्क्रैपिंग नीति से भारत के आत्मनिर्भर अभियान का सफर और आसान होगा। आप सबको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली और सबसे ज्यादा हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का और विकास हो और आत्मनिर्भर भारत में, भारत के निर्माण में हम जो नई नीतियों के साथ इस देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं, उसमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो नई स्क्रैपिंग पॉलिसी कैसे देश को आगे बढ़ाएगी और पर्यावरण के लिए ये कितनी जरूरी है, और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी न केवल देश में विकास की एक नई तस्वीर, एक नया खाका खींच रही है, बल्कि ये बहुत इको फ्रेंडली भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और देखिए रजनी, प्रधानमंत्री के शब्दों में कहे तो ये एक तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर को, मोबिलिटी सेक्टर को, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को एक नई पहचान देने वाली है। तो साथ ही साथ क्लीन, कंजेशन फ्री और कन्वीनियंट मोबिलिटी के लिए एक नए युग की शुरुआत जैसा है। निश्चित तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण, चाहे पर्यावरण के रक्षा की बात हो या फिर एक आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विकसित करने की बात हो, उस लिहाज से तो साथ ही साथ देश में एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिहाज से ये आज जो पॉलिसी लॉन्च की गई है बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात ये रजनी की आज पॉलिसी के लॉन्चिंग के साथ ही जो 7 निजी क्षेत्र की कंपनियों ने ही उसकी भागीदारी के लिए समझौता भी किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से टाटा और महिंद्रा जैसी 2 बड़ी निजी कंपनियां हैं जो एक तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े पैमाने पर काम करती है। तो असम की भी एक कंपनी है। तो देश के हर हिस्से में स्क्रैपिंग हब बन सके, स्क्रैपिंग का एक इकोसिस्टम बन सके, तो उसका ये भरोसा जगाता है आज का कार्यक्रम। और 3-4 महीने पहले इस पॉलिसी का ऐलान संसद के मंच से मोदी सरकार ने किया था और 4 महीने के भीतर ये ज़मीन पर उतरता हुआ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी कामयाबी का सबूत है। और निश्चित तौर पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है, 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो साथ ही साथ 23,000 करोड़ रुपए का जो मटेरियल, स्क्रैप स्टील की बात हो या अन्य
रेयर मटेरियल्स जो इंपोर्ट किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर द्वारा, उसकी बचत हो सकेगी। तो देश के पैसे की भी बचत एक तरह से इस योजना के तहत होगी। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने एक तरह से आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए इस योजना को माध्यम बनाने का आग्रह किया जी। और हमारे साथ आर के धवन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आर के धवन जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास आना चाहेंगे, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसकी बात करें, किस तरीके से अगर आम जनता की, आम लोगों की बात करें जो वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके भीतर ये भावना भरना कि वो वाहन जो चला रहे हैं वो देश के हित में हो, पर्यावरण के हित में हो, वो खासी मददगार साबित हो सकती है? देखिए, हाँ, डेफिनेटली मददगार तो जरूर होगी, बट सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये कौन सी गाड़ियां हैं जो आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं। जैसे आपने पहले पॉलिसी सीतारमन जी ने अनाउंस की थी जनवरी फरवरी के अंदर कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 20 साल के लिए होगी, और फिर उसके बाद आपकी गाड़ी की फिटनेस सही निकली तो उसके वो आपको 5 साल और फालतू मिलेंगे। And depending on the health of the vehicle, it can be renewed again and again. तो ये सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सर्विस क्लास लोग हैं जिनकी ऐसी हैसियत नहीं होती कि वो 2-2 गाड़ियाँ खरीद सकें अपनी लाइफ टाइम में, या 3-3 गाड़ियाँ, और उनको जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो उस टाइम के ऊपर एक गाड़ी लेके जाते हैं नई विद गवर्नमेंट लोन या पे करके उनको, टू लास्ट देम एटलीस्ट 20 ईयर्स। 60 साल में रिटायर हुए तो 80 साल तक एक गाड़ी उनके पास रह सके, और वो आप 80 साल के बाद आप कहें कि वो उनको एक और गाड़ी नहीं खरीदें, तो इट इज नॉट वायबल इकोनॉमिकली एंड लॉजिस्टिकली ऑल्सो, कि 80 साल के बाद आप समझें कि किसी को नई गाड़ी खरीदें तो वो कितने साल और जिएगा या वो कितने साल और चलाएगा जी। तो ऐसी कुछ नीतियां हैं जो क्लैरिटी मांगती हैं, जो क्लैरिटी आएगी तो फिर ये स्कीम आगे बढ़ सकेगी। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसकी रिफाइनमेंट हर दिन बढ़ती जा रही है, विद द रिजल्ट के इनकी जो लॉन्गेविटी है गाड़ियों की और टेक्नोलॉजी की, वो भी बढ़ती जा रही है। ये जरूर है कि आप उनको ऑटोमेटिक टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग में फिट मिलेंगी, तभी वो उनको फिटनेस आगे मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं। आर के धवन जी, आपको यहाँ बीच में रोकना पड़ रहा है, हम सीधे यहाँ पर भाजपा की प्रेस ब्रीफिंग में चलते हैं। जो कि सांसद हैं, युवा नेता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी भूमिका आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में हो या भाजपा के रूप में हो, हमेशा ही तिरंगा और राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये हमारे डीएनए में चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए भी जो 5 निष्ठाएं हैं, उनमें से राष्ट्रवाद हमारी नंबर 1 कमिटमेंट है। और मुझे गर्व है कि जब इस देश के अंदर 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान, जब देश के अंदर 2 राष्ट्रीय ध्वज चलते थे, तब मेरे ही जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के अंदर परमिट पासपोर्ट नहीं चलेगा, देश के अंदर 2 निशान यानी 2 ध्वज, 2 प्रधान यानी 2 प्रधानमंत्री, 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेंगे, उसके लिए सत्याग्रह किया था। बंगाल से लेकर कश्मीर तक बलिदान दिया और देश के अंदर उस परंपरा को रोका। देश के अंदर जब जब भी राष्ट्रवाद की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने आए। और मुझे गर्व है कि आज के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले हमारे पिता पुरुष पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और उससे पहले
पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने अलग अलग आंदोलनों में नेतृत्व करते हुए देश के राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, देश की समस्याओं से जूझने का हमेशा ही काम किया है। चाहे वो जेपी नड्डा जी का भी कार्यकाल चल रहा है या उससे पहले अमित शाह जी का कार्यकाल था, माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल था, एक लंबी श्रृंखला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर जेपी नड्डा जी तक गौरवमयी ऐतिहासिक परंपरा हमारी रही है। जब बॉर्डर पर आतंकवादी बारूद चला रहे थे, पाकिस्तान छद्म युद्ध चला रहा था, तो मेरे को याद है कश्मीर एक बहुत बड़ी समस्या में था। कश्मीर से आवाज आ रही थी कि कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता। तब 26 जनवरी को आज के प्रधानमंत्री, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के भाजपा के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी ने जाकर लाल चौक में तिरंगा चढ़ाया था। और मेरे को याद है जब कश्मीर से आतंकवादी संगठनों ने कहा था कि जिसने मां का दूध पिया है वो आके लाल चौक में तिरंगा चढ़ाए। किसने मां का दूध पिया है? तो नागपुर में उस समय यात्रा थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जान की बाजी लगा देंगे और तिरंगा वहां फहराएंगे, और हमने मां का दूध पिया है वो कहा ही था और किया भी था। बहुत गौरवमयी परंपरा है। देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ, आजादी के अमृत उत्सव को मनाने जा रहा है। मैं इसके पीछे की एक लाइन की भूमिका और रखना चाहता हूं। 9 अगस्त 1942 देश के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। उसकी 75वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त 2017 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सदन में कहा था कि ये 75 वर्ष, जिस तरह देश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1942 को संकल्प लिया था देश की आजादी का, और 5 साल 5 दिन बाद द्वितीय विश्व विजेता, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा था। उनका वो भाषण देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक। और आज 5 साल 5 दिन यानी उन्होंने जो संकल्प से सिद्धि की बात की थी, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुसरण को आगे बढ़ाता हुआ, ये वही युवा मोर्चा है कि जब पाकिस्तान आतंकवादियों की खेप भेज रहा था तो ये युवा मोर्चा उमा भारती जी के नेतृत्व में देश के सीमाओं पर मानव दीवार बना रहा था। मेरे को याद है 94 देश की सीमाएं सुलग रही थी, चाहे वो कश्मीर, चाहे पंजाब, चाहे असम। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नरमुंडों की वॉल, ह्यूमन वॉल बनाई थी। जब कश्मीर में संकट आया था तो तब युवा तिरंगा यात्रा लेकर पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। आज युवा मोर्चा एक बहुत बड़े संकल्प के साथ आपके सामने आया है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान कि आज का नौजवान देश के अंदर जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ, उसी तरह जिस तरह 9 अगस्त 1942 को देश के क्रांतिकारियों ने शपथ ली थी कि हम इस चुनौती को, अंग्रेज नामक चुनौती को, एक विदेशी नामक चुनौती को हर हालत में हटाएंगे। तो बड़े बड़े अखबार लिखते थे जो अंग्रेजों के पालक थे
कि द्वितीय विश्व विजेता जिसको हिटलर नहीं हरा सका, भारत के ये छोटे छोटे क्रांतिकारी कैसे हरा पाएंगे। लेकिन मित्रों, द्वितीय विश्व विजेता जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसको भारत के क्रांतिकारियों ने हराया और भारत 5 साल 5 दिन में आजाद हुआ। आज हमारे पास प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक मार्ग रखा है, एक संकल्प दिया है जिसे सिद्धि तक पहुंचाना है। जो टारगेट किसी व्यक्ति का नहीं है, वो टारगेट पूरे देश का है। वो टारगेट देश के प्रधानमंत्री ने सदन में रखा है। वो संकल्प लिया है गंदगी मुक्त भारत का, गरीबी मुक्त भारत का। वो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने जाति पाति के विष मुक्त भारत का, क्षेत्रवाद के विष मुक्त भारत का, भय मुक्त भारत का, भूख मुक्त भारत का, एक शक्तिशाली भारत का जो संकल्प लिया है, उसे प्रेरणा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए, सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आदेश पर देश के अंदर कुछ कार्यक्रम लेने जा रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये कार्यक्रमों की श्रृंखला आप सभी से निवेदन है। युवा मोर्चा एक सजग प्रयास इस देश के अंदर कर रहा है। चुनौतियों को सामने लेकर युवा खड़े हों, भारत खड़ा हो, उसके लिए युवा मोर्चा एक अग्रिम सेना की भूमिका अदा करेगा। मेरी आप सबसे निवेदन है, हम सब भारतवासी जो यहां भी बैठे हैं और हमारे आपके चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संकल्प दिया है। क्योंकि भारत की 70% आबादी जिसको युवा कहते हैं, वो 2047 यानी देश की आजादी के 100 वर्ष देखने वाली है। हम अपनी आंखों से, हमें याद है एक पीढ़ी होती थी जो हमारे साथ काम करती थी, हमारे ऊपर काम करती थी, वो कहती थी कि हम गुलामी पे पैदा हुए, तरुण चुग तुम भाग्यशाली हो, तुम आजादी में पैदा हुए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये पीढ़ी और आपने वाली पीढ़ी देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ भी देखेगी। एक टारगेट है हमारे लिए कि जब देश 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अगस्त 2017 को देश की सदन के अंदर संकल्प लिया था, हम सब लोग अपने परिश्रम से, कठोर परिश्रम से, परिश्रम की प्रकाष्ठा से, अपनी निष्ठा से उसे पूरा करने के लिए एक नेशनल टारगेट, एक राष्ट्रीय टारगेट बनाकर लगेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी जो हो एक बहुत बड़े अभियान को 1 साल के लिए चलाने वाले हैं, वो अपनी ऊर्जा वाणी के साथ आपके माध्यम से देश के नौजवानों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को आपके सामने रखें और युवा मोर्चा उसको पूरा करने के लिए क्या योजना बना के लाया है वो आपके सामने रखे। और आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि तेजस्वी सूर्या जी के यानी युवा मोर्चा के यानी देश के हर नौजवान को इसको पूरा करने के लिए सहयोग दें। तेजस्वी सूर्या जी। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री, युवा मोर्चा के प्रभारी, हम सब के अभिभावक श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री संजय मायूक जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री रोहित चहल जी, श्री वैभव सिंह जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री अमनदीप जी, पधारे हुए सभी पत्रकार मित्रों, आप सबको मेरा आदर प्रणाम। जैसे माननीय तरुण चुग जी ने बताया है, पूरे देश को आजादी का अमृत महोत्सव एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जिसको इस्तेमाल करते हुए
पूरे देश में, विशेष रूप में अधिक से अधिक युवाओं में एक सकारात्मक माहौल बनाने का अवसर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम सबको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पिछले लगातार 1 साल से देश भर में इस कार्यक्रम पर और इस शुभ अवसर के बारे में एक बहुत बड़ा विजन रख चुके हैं। इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने देश भर में एक बहुत बड़ी कार्यक्रम आयोजन करने का तैयारी कर चुके हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का संबोधन आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर ये संगठन भी कुछ नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की सोच रहा है। और अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। हिमाचल प्रदेश के जिले में लाहौल स्पीति में नालंदा के समीप पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चंद्रभागा नदी में गिर गया है, जिससे नदी का बहाव रुक गया है और इस इलाके के कई गांवों में खतरा पैदा हो गया है। चंद्रभागा नदी का बहाव 1.5 घंटे तक रुका रहा। जिला प्रशासन ने लोगों से चंद्रभागा नदी किनारे ना जाने की अपील की है। नदी का बहाव केवल 10 से 15% ही है। सुबह के समय पहाड़ी से भूस्खलन के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पानी लगातार बढ़ रहा है। अस्थायी बांध बनाकर पानी का रुख मोड़ दिया गया है, जिसके कारण कई इलाके डूब गए हैं। एहतियात के तौर पर गांव को खाली कराया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया जा रहा है। प्रशासन स्थिति की समीक्षा कर रहा है। बुधवार को किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसेरी के समीप भूस्खलन हो गया था, जिसमें अभी तक राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। लाहौल स्पीति में भीषण भूस्खलन हुआ है और चंद्रभागा नदी का जो बहाव है वो रुक गया था। ज़्यादा जानकारी के लिए नंदिनी मित्तल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। नंदिनी, कब हुई थी ये घटना और कितना नुकसान हुआ है? लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है? ये जो घटना है ये सुबह की बात है जब ये हुई और एक पूरा का पूरा पहाड़ जाकर चंद्रभागा नदी में गिर गया, जिसने नदी का जो प्रवाह था वो रोक डाला। ये चंद्रभागा वही नदी है जो जम्मू कश्मीर के में जब प्रवेश करती है उसके बाद चिनाब के नाम से जानी जाती है। लेकिन फिलहाल खतरा टल गया है। हालांकि इसके आसपास के गाँव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, क्योंकि एक कृत्रिम झील उस जगह पर बन गई थी और ये माना जा रहा था कि यदि ये प्रवाह शुरू नहीं हुआ तो खतरा और बढ़ सकता है, इन गांव वालों को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अब जो है नदी ने एक किनारे से अपना जो जल प्रवाह है वो शुरू कर दिया है। आराम से नदी बह रही है और कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे जो इस नदी का जो रुकावट है उसको दूर किया जाए। एक हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है। हेलीकॉप्टर इस इलाके में गया है और उसने सर्वेक्षण किया है, लेकिन फिलहाल कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे जो है जहाँ पर बंद हो गई थी नदी, जहाँ पहाड़ आकर जिसने प्रवाह रोका था उसके ऊपर से फिलहाल जल जो है वो बह रहा है, पानी जो है बह रहा है। जी नंदिनी मित्तल, फौरी तौर पर देखें तो ये खतरा अभी कम नजर आ रहा है, लेकिन किस तरीके से आगे एहतियात बरती जा रही है? क्योंकि जब बारिश तेज होगी और भूस्खलन अगर होता है तो आगे भी इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है, खासकर अगर उन गाँव की, उन ग्रामीणों की बात करें जो इस नदी के आसपास है?
जैसा मैंने बताया कि ग्रामीणों को उस इलाके से निकाल दिया गया है। 2 गांव जो थे, ये बताया जा रहा था कि यदि अचानक ये बांध टूट जाता है, क्योंकि एक बांध बन गया है, एक कृत्रिम झील बन गई है, तो ये टूट जाता है तो उन गांवों को खतरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अब पानी जो है शुरू हो गया है, बांध के ऊपर से बहने लगा है, अभी फिलहाल खतरा कुछ कम न होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ये भी कोशिश कर रहा है कि कुछ अगर इस प्रवाह को थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ किया जाए, साइड से कहीं से पत्थर हटाकर इस प्रवाह को चलने दिया जाए, ताकि पानी नीचे की ओर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जा सके। जैसे ही ये हो पाएगा, एक हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है, हेलीकॉप्टर इस इलाके में गया है और सर्वेक्षण के बाद ये पूरी प्लानिंग से किया जाना है, क्योंकि अचानक अगर सब कुछ हटाया जाता है तो नीचे के जो इलाके हैं, खास करके जम्मू कश्मीर के इलाके, चिनाब नदी के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ खतरा पैदा हो सकता है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक वे में किया जाना है। क्या किया जा सकता है, ये प्रशासन आकलन कर रहा है, वहाँ पर वैज्ञानिकों की टीम भी है, ये सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है, क्योंकि ऊपर से पानी बह रहा है, इसलिए खतरा फिलहाल टल गया है। जी, तो ये राहत की बात है कि फिलहाल खतरा जो है वो टल गया है, लेकिन एहतियात बरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी मित्तल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। लॉन्च के दिन विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में भी दौड़ आयोजित हुई। इसमें केंद्रीय खेल मंत्री के अलावा खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक सहित और भी लोग मौजूद थे। आप फिट तो समाज फिट तो होगा स्वस्थ भारत का निर्माण। इस बात को जन जन में उतारने के लिए शुक्रवार को फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। देश आजादी का 75 वर्ष मना रहा है, जिसके तहत आजादी का अमृत महोत्सव के साथ इस मुहिम को जोड़ा गया। फ्रीडम रन 2.0 देश के 75 जगहों पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर 2021 तक हर सप्ताह 75 जिलों और इन जिलों के 75 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस प्रकार 744 जिलों में और 75 गांवों में फिट इंडिया फ्रीडम रन और 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देश भर में इस पहल के माध्यम से 7.50 करोड़ से अधिक युवा और नागरिक दौड़ में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को हरी झंडी दिखाई। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब से आह्वान किया है कि अमृत महोत्सव को जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन बनाएंगे। जनता को जागरूक करने का काम, जनता को जोड़ने का काम और उन लोगों तक, उन परिवारों तक पहुंचने का काम जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज भी हैं जिनका व्याख्यान शायद बहुत ना होता हो, लेकिन जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा हो। हमें उन तक भी आजादी के अमृत महोत्सव के समय पहुंचना है। केंद्रीय खेल मंत्री ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए सभी की जन भागीदारी की सराहना की और इनसे जुड़ने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो हमारी देश की सेना के जवान ना केवल सीमा की सुरक्षा करते हैं, बल्कि देश के अंदर भी रक्षा सुरक्षा करते हैं और आपात स्थितियों में भी अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटते। और फिट इंडिया फ्रीडम रन में भी बढ़ चढ़कर हमारे सेना के जवानों ने अपना योगदान दिया है। देश भर में जारी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन दिल्ली के साथ साथ देश भर के 9 अन्य प्रमुख स्थलों पर हुआ। फिट इंडिया रन कार्यक्रम सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, एसएसबी, बीएसएफ, रेलवे और एनवाईकेएस द्वारा आयोजित किए गए।
फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की प्रमुख गतिविधियों में शपथ लेना, राष्ट्रगान प्रस्तुत करना, फ्रीडम रन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा स्वयंसेवकों में भाग लेने के लिए जागरूकता पैदा करना और अपने गांव में इसी तरह से फ्रीडम रन का आयोजन करना शामिल है। लोग फिट इंडिया पोर्टल पर अपना रन रजिस्टर और अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा #RunForIndia और #आजादी अमृत महोत्सव के साथ अपने सोशल मीडिया चैनलों पर फ्रीडम रन को बढ़ावा दे सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में दौड़ने और खेलकूद जैसी फिटनेस गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अभियान के जरिए नागरिक को हर दिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को अपने जीवन में शामिल करने का संकल्प, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज लेने का आह्वान किया जाएगा। गौरतलब है कि अभियान का पहला चरण 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को भी इसके साथ जोड़ा गया, जिसका मकसद साफ है कि देश के कोने कोने तक फिटनेस के मूल मंत्र को पहुंचाया जाए और तमाम जनता को इस कैंपेन के साथ जोड़ा जाए। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देश को सेहतमंद बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाया जा रहा है इस दौड़ के माध्यम से। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। यहाँ नेहरू युवा केंद्र संगठन और फील्ड आउटरीच ब्यूरो अंबिकापुर की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को मास्क बांटे गए और कोविड नियमों का पालन करने का उनसे आग्रह किया गया। और फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को लेकर देशवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। देश भर के हर कोने से लोगों ने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के मंत्र के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। लेह में युवाओं ने फिट रहने का मंत्र लिया। वहीं गुजरात में भी लोगों ने जोश के साथ दौड़ लगाई। वहीं अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के रंग देखने को मिले। हरियाणा में भी लोगों ने काफी उत्साह दिखाया और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, हर किसी ने इस रेस में हिस्सा लिया। लेह में, पोरबंदर में, मणिपुर में, सोनीपत में हर जगह लोग सेहत के इस मंत्र को अपनाते दिखे। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश को सेहत के साथ जोड़ा जा रहा है। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और कहा जा रहा है कि जब देश की आज़ादी की 100 साल की वर्षगांठ होगी तो इन 25 सालों में किस तरीके से देश सेहत के साथ जुड़े, स्वस्थ रहे, इसी के लिए फिटनेस मंत्र आम लोगों को दिया जा रहा है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। हम देख रहे हैं अटारी बॉर्डर पर लोग दौड़ रहे हैं। देहरादून से आप दृश्य देख सकते हैं, शिमला से, मिजोरम से, पूरा भारत जो है वो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का हिस्सा बन गया है। युवाओं ने फिट रहने का मंत्र लिया है और कहते हैं अगर देश स्वस्थ होगा, लोग स्वस्थ होंगे तो हम तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। और श्रीनगर से भी हमारे सामने ये दृश्य आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में युवा हिस्सा ले रहे हैं इस दौड़ में, देहरादून में हिस्सा ले रहे हैं, प्रयागराज में ले रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि समाज का हर तबका, हर आयु वर्ग के लोग इस दौड़ से जुड़ गए हैं। प्रयागराज, मुंबई और गुजरात समेत सिक्किम में भी युवाओं ने जोश के साथ फिट रहने का संकल्प लिया और दौड़ में हिस्सा लिया। आपके सामने ये दृश्य है दौड़ते हुए भारत के, उस भारत के जो स्वस्थ रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है। और इसका आगाज हुआ है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के साथ, जिसमें संकल्प लिया गया है कि अपनी सेहत पर ध्यान देंगे और एक दिन नहीं बल्कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मूल मंत्र को अपनाया जाएगा। वहीं उधमपुर, झांसी, वर्धा, कटक, ग्वालियर और साबरमती के लोगों में भी इस दौड़ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ये दृश्य आप देख रहे हैं झांसी से, वर्धा से, उधमपुर से, कटक से, ग्वालियर से, साबरमती से हर कोई सेहत से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। देश भर के 750 जिलों के 75 जिलों के 75 गांव में ये कार्यक्रम जो है उसे लॉन्च किया गया है। आम लोगों को जोड़ने की इसमें कवायद की गई है, लोगों को जोड़ा जा रहा है, सेहत का मंत्र दिया जा रहा है। जब आम लोग सेहतमंद होंगे, स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा। और रोजाना उनकी सेहत में फिटनेस का ये मंत्र शामिल हो, इसी के संकल्प से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस रेस में न केवल आम आदमी बल्कि देश की
सेवा में जुटे जवान भी हिस्सा ले रहे हैं और हम देख रहे हैं वाघा बॉर्डर हो या अटारी बॉर्डर, हर जगह जवानों ने इस रेस में हिस्सा लिया है। और आगरा में पैराशूट ब्रिगेड के पैराट्रूपर्स ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया। यहाँ सेना और वायुसेना के शत्रुजीत ब्रिगेड के 75 पैराट्रूपर्स ने कॉम्बैट फ्री फॉल आयोजित की। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के 75 पैराट्रूपर्स द्वारा कॉम्बैट फ्री फॉल से हुई। इसके बाद पैराट्रूपर्स ने कई करतब दिखाए। शत्रुजीत ब्रिगेड ने बीएमपी आर्टिलरी गन्स, व्हीकल माउंटेड एंटी टैंक मिसाइलों और वायु रक्षा मिसाइलों के जरिए अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता को प्रदर्शित किया। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, एवीएसएम, बीएसएम, जीओसी, इनसी सेंट्रल कमांड ने शत्रुजीत युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले शत्रुजीत ब्रिगेड के 724 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पैराट्रूपर्स ने कई करतब दिखाए। और बिहार के सिवान में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन के प्रति लोगों का जोश देखा गया। लोग तिरंगा लेकर इस अभियान में शामिल हुए। हमारे संवाददाता अजय कुमार ने इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से बात की और उनके अनुभव जाने। स्वस्थ राष्ट्र के लिए हर नागरिक को स्वस्थ होना जरूरी है। फीट अप रन हम लोग को जागरूक करता है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखे और एक स्वस्थ नागरिक स्वस्थ राष्ट्र के प्रचारक हैं। अमृत का क्या महत्व है जीवन में आप जानते हैं। ये महत्व वही महत्व किया है कि युवाओं में वो भावना भरी जाए जो भावना आज़ादी के समय युवाओं में थी। किसी जमाने में यहाँ चंपारण सत्याग्रह के दौरान यहाँ पर महात्मा गांधी भी आ चुके हैं। बहुत सारे इस तरह के स्वतंत्रता सेनानी उस समय थे। इसी धरती पर वो बैठते थे, आते थे, मीटिंग करते थे, कैसे आंदोलन को चलाया जाए इस बारे में विचार विमर्श करते थे। इस मामले में इस धरती को यह सौभाग्य प्राप्त है कि आज़ादी के लड़ाई में इस धरती ने एक बड़ा योगदान किया है। सीवान के जीरादेई से अजय कुमार, दूरदर्शन समाचार, पटना। और डीआरडीओ भवन में रक्षा मंत्रालय ने अमृत महोत्सव पर कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के स्वाभिमान को अगर दुनिया की कोई ताकत चुनौती देगी तो उसका मुकाबला करने के लिए तीनों सेना के जवान मुंहतोड़ जवाब देते हैं। राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, सबसे बलवती भावना। यदि मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करता हूं उससे हटकर जब आप सोचें व्यक्तिगत स्वाभिमान। व्यक्तिगत स्वाभिमान कभी चोट लगती है तो व्यक्ति चाहे बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति क्यों न हो उससे टकराने के लिए वो तैयार हो जाता है। वैसे हमारे सेना के जवान, हमारे तीनों सर्विसेज के जवान राष्ट्रीय स्वाभिमान को यदि कोई दुनिया की ताकत चुनौती देती है तो उसका मुकाबला करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इसको करके दिखाया भी है हमारे जवानों ने। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हर देशवासी के अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना और राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। आज हम आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। कल्पना कीजिए, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाकुल्लाह खान के अंदर न रही होती तो क्या हम आजादी का यह अमृत महोत्सव आज मना पाते? देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है हर देशवासी के अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, राष्ट्रीय चेतना के प्रति जागरूकता जो होनी ही होनी चाहिए। यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 40,120 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं अब तक 3,13,02,000
1345 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.46% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,85,227 है। वहीं कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 57,31,574 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। इसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा 52,95,82,956 हो गया है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर एक बार फिर से बढ़ने लग गया है। तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर उसने कब्जा कर लिया है। तालिबान ने एक हफ्ते में अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में से 11 पर अपनी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हिंसक कार्रवाई पर अमेरिका ने भी चिंता जताते हुए काबुल से अपने कर्मचारियों को वापस लाने के लिए अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा विभाग काबुल से दूतावास के कर्मचारियों को निकालने के लिए अफगानिस्तान में सेना भेजेगा। जॉन किर्बी ने यह भी कहा कि अगले 48 घंटों में काबुल हवाई अड्डे पर 3 पैदल सेना बटालियनों को ट्रांसफर किया जाएगा। ये लगभग 3000 सैनिक है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया से हमें जोड़ रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के अपडेट के साथ। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 276 रन बना लिए थे। इंग्लिश कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दी। रोहित ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए जल्दी ही अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी हुई। रोहित 83 रन बनाकर एंडरसन की गेंद पर बोल्ड हुए। रोहित के आउट होने के बाद राहुल ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। दूसरे छोर पर पुजारा 9 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान विराट कोहली और राहुल ने तीसरे विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी की। इसी बीच राहुल ने अपना शतक पूरा करने में सफलता पाई। कोहली 42 रन बनाकर आउट हुए। दिन का खेल खत्म होने के समय राहुल 117 और अजिंक्य रहाणे 1 रन बनाकर नाबाद थे। खेल जगत की कुछ प्रमुख खबरों को जानने के लिए नजर डालते हैं इस स्पोर्ट्स रैप पर। ब्रिटिश धावक सीजे ओझा, जो कि टोक्यो ओलंपिक में 4x100 मीटर रिले टीम के सदस्य थे, को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के चलते निलंबित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने दी। गौरतलब है कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक की रिले टीम दौड़ में भाग लेते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया था। शीर्ष वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव एटीपी टोरंटो मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मेदवेदेव ने जेम्स डकवर्थ को 6-2, 6-4 के सीधे सेट में पराजित किया। इस मुकाबले में मेदवेदेव पूरे रंग में दिखे और उन्होंने डकवर्थ को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। टोक्यो ओलंपिक समाप्त होने के बाद से भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का नाम लगातार चर्चा में है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित भी किया था। उन्हें 16 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करना है। लगातार चर्चा में रहने के बाद अब विनेश ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि एक पदक हारते ही लोगों ने उन्हें निर्जीव समझ लिया। विनेश ने कहा है कि उनके दिमाग में फिलहाल 2 तरीके के ख्याल चल रहे हैं। एक ख्याल कहता है कि उन्हें अब कुश्ती से दूर हो जाना चाहिए, तो वहीं दूसरा ख्याल कहता है कि बिना लड़े दूर होना उनकी सबसे बड़ी हार होगी।
भारतीय कुश्ती संघ ने साफ कर दिया है कि पहलवान बजरंग पूनिया और रवि दहिया के कोचिंग स्टाफ के अनुबंध को बढ़ाने को लेकर कोई भी फैसला इन दो पहलवानों से जानकारी के आधार पर ही लिया जाएगा। गौरतलब है कि बजरंग पूनिया के पर्सनल कोच जॉर्जिया के शाको बेंडिस हैं, जबकि रवि के पर्सनल कोच कमल मालिकोव हैं। रोमेलो लुकाकू एक बार फिर से रिकॉर्ड डील के साथ चेल्सी क्लब में वापस आ गए हैं। चेल्सी, वेस्ट ब्रॉम, एवर्टन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल चुके लुकाकू के पास प्रीमियर लीग का काफी ज्यादा अनुभव है। 2019 में वो यूनाइटेड को छोड़कर मिलान चले गए थे और वहां 2 सीजन में खेले 95 मैचों में उन्होंने 64 गोल किए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अमेरिकी तैराक केटी लेडेकी इन दिनों टोक्यो ओलंपिक में मिली सफलता का जश्न मनाने में लगी हुई हैं। गुरुवार को वे न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में अपने पदकों के साथ दिखाई दी। अब केटी लेडेकी की नजर पेरिस में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करने पर है। तैराकी के इतिहास में सबसे सफल महिला तैराकों में से एक अमेरिका की केटी लेडेकी इन दिनों टोक्यो ओलंपिक में मिली सफलता का जश्न मनाने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गुरुवार को न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से पूरे न्यूयॉर्क सिटी का शानदार नजारा देखा। इस मौके पर लेडेकी टोक्यो में जीते गए 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक पहने हुए दिखाई दी। पत्रकारों से बातचीत में लेडेकी ने कहा कि वो काफी खुश हैं और अपनी सफलता का जश्न मना रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं फिलहाल इस सफलता में डूब जाना चाहती हूँ। मुझे याद नहीं है कि मैं 2012 ओलंपिक की यादों से अभी तक उभर पाई हूँ कि नहीं। मैं फिलहाल इसका आनंद ले रही हूँ। मैं अपने प्रत्येक पदक के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पास बहुत सारी बेहतरीन कहानियाँ, मजेदार समय, मजेदार यादें हैं जो मेरे जीवन के बाकी हिस्से में रहेंगी। लेडेकी ने टोक्यो में 800 मीटर फ्री स्टाइल और 1500 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण जीतने में सफलता पाई थी। इन दोनों स्पर्धाओं में उन्होंने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाकर रखा और पहला स्थान हासिल किया। अपने इस प्रदर्शन से लेडेकी पूरी तरह से संतुष्ट दिखीं। मैं इसे दबाव के रूप में लेती हूँ। मुझे पता है कि लोगों की उम्मीदें होती हैं कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूँ। ये एक अच्छी बात है। मैं अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पूल में उतरती हूँ। इसी कारण से टोक्यो से मैं 4 पदक लेकर वापस लौटी हूँ। हालांकि टोक्यो में लेडेकी के लिए सब कुछ उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। उन्हें 200 मीटर और 400 मीटर फ्री स्टाइल में ऑस्ट्रेलिया की युवा तैराक आरियन टिटमस से कड़ी टक्कर मिली। इन दोनों इवेंट में टिटमस ने लेडेकी को पीछे छोड़कर स्वर्ण जीतने में सफलता पाई। लेडेकी भी ऑस्ट्रेलियाई तैराक को अच्छा मानते हुए उनकी तारीफ करती हैं। मुझे लगता है कि यह प्रतिद्वंद्विता हम दोनों को अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करती है। दुनिया भर से बहुत सारे महान प्रतियोगी हैं। यह काफी अच्छा रहा कि हम दोनों आखिरकार एक दूसरे के खिलाफ उतरने का मौका मिला। केटी लेडेकी को इतिहास की सबसे सफल महिला तैराकों में से माना जाता है। उन्होंने अब तक 15 विश्व खिताब और 7 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। टोक्यो में शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी नजर अब 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक पर लगी हुई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। देश भर में आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।